Hello learners, how are you? I hope you are well with your studies and family in this duration COVID-19. In last class, we have discussed about the chapter Resource and Development of Class 10. We have discussed about the meaning and importance of resource and interdependent relationship between nature, technology and infrastructure, institution. Interaction or interactive relation between these things. हम लोगों ने यह देखा कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में मौजूद जितने भी वस्तुएं हैं, वॉट एवर थिंग्स आर अराउंड अस, हम उन चीज़ों को टूल्स के सहायता से, ह्यूमन स्किल के सहायता से किस तरह से उसे संसाधन में परिणत करते हैं। उसे संसाधन में परिवर्तित करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के भी बारे में बात किया था कि किसी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी होना चाहिए और कल्चरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इन बिंदुओं पर हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया विस्तार से। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के सब टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। जब हम रिसोर्सेज के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो रिसोर्सेज को 4 तरह से वर्गीकृत किया गया है। उनमें से पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति या जन्म। किसी भी वस्तु या पदार्थ को उसकी उत्पत्ति के हिसाब से उसका पहचान होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा अर्थात वनस्पति पेड़ पौधा, फौना अर्थात जीव जंतु और जलीय जीव में फिशरीज, व्हेल्स इत्यादि आते हैं। लाइव स्टॉक्स ये सारे बायोटिक के अंतर्गत आते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं। ये सारे के सारे बायोस्फीयर से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे सजीव जगत के जो ये है चीज़, ये सारे बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम नॉन बायोटिक रिसोर्स की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है वे सारे वस्तुएं जिसमें प्राण नहीं होता, जिसमें जान नहीं होता है। तो वैसे वस्तुओं को, वैसे रिसोर्सेज को हम 2 आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। पहला आधार है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ है, जैसे आपको हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स इत्यादि, ये सारे हमें नेचर से प्राप्त हुए और ये इसमें कोई प्राण नहीं है, ये निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो अबायोटिक के अंतर्गत ये सारे अजैविक पदार्थ आते हैं। दूसरा होता है मैन मेड थिंग्स, हमारे द्वारा भी जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उसका परिष्करण करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन हम अपने हाथ से या टूल्स के सहायता से करते हैं। तो जब हम उसमें परिवर्तन करते हैं तो वो या तो एक स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, जैसे सड़क बन गया, रेलवेज बन गया, एयरवेज, एरोप्लेन बन गया। तो ये सारे जो चीज़ हैं, कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे बिल्डिंग बन गया, ऑफिसेस, स्कूल बिल्डिंग इत्यादि, ये इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। इंडिविजुअल बिल्डिंग्स भी जो है वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे और मैनमेड थिंग्स होगा। इसके अतिरिक्त ऑल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी संसाधन, जितने भी वस्तुएं हमारे आसपास है, उसको संसाधन बनाने में हम टूल्स का मदद लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम इस वर्ग में अध्यापन कार्य करते हैं तो इसमें हमारा टूल क्या है? हमारा टूल है ये व्हाइट बोर्ड मार्कर, व्हाइट बोर्ड, और जिन पुस्तक का हमने सहायता लिया वह पुस्तक, ये सारे हमारे टूल है। हाउस होल्ड वर्क में भी टूल्स का प्रयोग करते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग बड़े बड़े कार्यों में, फैक्ट्री में इत्यादि में काम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। थिंग्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स, हमारे नीड्स
क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हम रोटी प्राप्त करते हैं, उसके लिए खेती करते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, तो ये गेहूँ फिर आटा तैयार करना, फिर रोटी बनाना, ये हमारे संसाधन है। कपड़ा के लिए जितने भी कपड़ा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे माल है, जितने प्रोसेस से होकर वह गुजरता है, उसके क्रम में जितने भी टूल्स और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हमारे संसाधन हैं। वांट्स में हमारी इच्छाएं जितनी हैं, हमारे वांट्स जितने हैं, उनके प्रतिपूर्ति के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वे सारे हमारे क्या है? वे सारे हमारे अबायोटिक रिसोर्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पर बात करते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी में दो सिलेबल है, एग्जॉस्ट प्लस एबिलिटी। मतलब वे संसाधन जो एग्जॉस्ट हो सकता है, एबिलिटी टू बी एग्जॉस्टेड, या द थिंग्स विच कैन बी एग्जॉस्टेड इन कमिंग डेज, रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड इन कमिंग डेज। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको रिन्यू किया जा सकता है। हिंदी में इसे नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जिसका नवीकरण हो सकता है, पुनर्निर्माण हो सकता है, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसी को अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे रिप्लेनेसेबल, कहीं नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। इस रिप्लेनेसेबल अर्थात आपूर्ति संभव संसाधन। नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और नवीकरणीय संसाधन। और जब हम नॉन रिप्लेनेसेबल की बात करते हैं तो इसको हम अनापूर्त संसाधन भी बोलते हैं, जिसकी आपूर्ति संभव नहीं होती है। तो वैसे संसाधन को, या जिसका पुनर्निर्माण या नवीकरण नहीं हो सकता है, उसे ही नॉन रिन्यूएबल या नॉन रिप्लेनेसेबल संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। जैसे बर्फ़, पानी से बर्फ़ बनाया जाता है और बर्फ़ को फिर से पानी के रूप में परिणत कर सकते हैं। जैसे विंड से विंड एनर्जी बनाया जाता है। तो इसको क्या है कि ये आपको रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें इसके भी दो प्रकार बांटे गए हैं। पहला है कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे विंड और वाटर, ये सदा चलते रहता है, इसका भंडार असीमित है। दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में भी दो प्रकार हैं, नेचुरल वेजिटेशन, जिसको पहले हम चर्चा कर चुके हैं, फ्लोरा अर्थात वनस्पति, और वाइल्ड लाइफ अर्थात फौना, ये दो प्रकार हैं। तो ये सारे जो है जितने भी रिसोर्सेज इसके कैटेगरी के अंतर्गत आता है, उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कोई नदी है, नदी बहते हुए बड़ी नदी में मिलती है, फिर बड़ी नदी आपको कहाँ चली जाती है? सागर में चली जाती है। जब नदी महासागर में मिलती है तो फिर क्या होता है कि एवेपोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, यानी रेनफॉल होता है। तो ये पानी जो है एक वाटर साइकिल का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब ये विंड और वाटर का एक कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है, एक साइक्लिक वेव बना रहता है। और पानी से अगर हम उसको ठोस रूप देते हैं तो बर्फ़ बनता है। बर्फ़ फिर गैसियस फॉर्म में भी, पानी को गैसियस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसके फॉर्म बदल सकते हैं, यानी उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल प्रकार में हम जब देखते हैं तो इसके अंतर्गत आता है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन को भी हम रिन्यू कर सकते हैं, जहाँ की
जहाँ अगर नेचुरल वेजिटेशन की सफाई हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वहाँ फिर से एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन हो सकता है। तो नेचुरल वेजिटेशन का भी रिन्यूअल हो सकता है। वाइल्ड लाइफ फौना में भी जो है उसकी वृद्धि होती रहती है, उसकी प्रतिपूर्ति होती रहती है। आगे देखते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जिसका नवीकरण नहीं कर सकते हैं। वैसे संसाधन के अंतर्गत भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है रिसाइक्लेबल, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। पहले तो इसको समझना है, नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं मेटल का। मेटल का जब हम कोई निर्माण करते हैं, जैसे रेलवे पटरी का निर्माण होता है, रेलवे कोचेज का निर्माण होता है, या छोटे छोटे टूल्स का निर्माण होता है, तो क्या होता है, जब उसका हम प्रयोग करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वह काम करने के लायक नहीं रह जाता है, वह स्क्रैप हो जाता है। तो स्क्रैप को फिर से गला करके और कोई ना कोई शेप दे करके कोई ना कोई टूल्स या कोई हथियार बना लिए जाते हैं। तो इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या लिखते हैं, नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक ना एक दिन तो ये अंतिम रूप से अंतिम सत्य है कि इसको, यह लोहा में जंग लगेगा, इसमें टूट फूट होगी, एक ना एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का दूसरा प्रकार पर बात करते हैं, नॉन रिसाइकलेबल। तो कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिसका रिसाइकल नहीं हो सकता है, जिसका रिन्यू नहीं हो सकता, कंप्लीटली रिन्यू नहीं। एक बार अगर कोयला को जला लेंगे तो कोयला फिर से बनाया नहीं जा सकता है। एक बार अगर हम आपको पेट्रोलियम का यूज कर लेंगे तो दोबारा पेट्रोलियम नहीं बनता है। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, और वो भी लाखों करोड़ों वर्षों में जाके इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम अभी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात किए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बचे हुए 2 आधारों को देखेंगे और फिर समझेंगे। इसी के साथ जय हिंद।